हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द कैरियर जोन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आप सभी भी जानते होंगे कि साइंस का जो सिलेबस होता है लगभग सभी एग्ज़ामों में बराबर ही होता है। और हम इस सीरीज़ में 20 प्रश्नों को करते हैं और ये सीरीज़ डेली रात 8 बजे आती है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। और यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों, आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ऐड कर देंगे। और आप हमसे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। पेज का नाम है करंट अफेयर्स जोन, जहाँ पे पहले से 2,25,000 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। और आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं इस लिंक की सहायता से। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश रूप में जानी जाती है। अब हवा में जो ध्वनि की गति होती है उससे अगर अधिक गति हो जाए तो उसको किस रूप में जानेंगे। तो देखिए, हवा में पहले हम हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। 332 मीटर पर सेकंड हवा में ध्वनि की गति होती है। अगर इससे अधिक हो जाए तो उसको हम किस तौर पे मानेंगे? तो उसको मानेंगे सुपरसोनिक। क्या मानेंगे? सुपरसोनिक। अब हम बताते हैं कुछ बात। देखिए कि जो होती है फ्रीक्वेंसी के आधार पे तीन तरह से उसको बांटते हैं। एक होती है इंफ्रासोनिक, एक होती है ऑडिबल, और एक होती है अल्ट्रासोनिक। ठीक है। तो देखिए, इंफ्रासोनिक में जो होती है, इसमें जो है साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितना होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से कम होती है। साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है इंफ्रासोनिक में 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है। और इसमें कुछ और बात याद रखिएगा कि इस फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है उसे इंसान नहीं सुन, हम लोग जो होते हैं नहीं सुन पाएंगे, हम लोग नहीं सुन पाते। इसे कुछ एनिमल ही सुन सकते हैं। कुछ एनिमल, जैसे कि एनिमल में जैसे हाथी, एलिफेंट जो होते हैं वो इस साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 20 हर्ट्ज से तो अधिक होता है। 20 हर्ट्ज से अधिक होता है इसका फ्रीक्वेंसी, लेकिन 20,000 हर्ट्ज तक ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। और इसे हम लोग सुन सकते हैं। मनुष्य जो है वो इसे ही सुन सकते हैं। हम लोग जो सुनते हैं 20,000 हर्ट्ज से लेके 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है। और जो अल्ट्रासोनिक होता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वह 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होता है। 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होता है और इसे भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। इसे कौन सुनता है? बैट, जो चमगादड़ होता है, चमगादड़, वो सब जो होता है इसे इस फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकता है। तो ठीक है। तो इतना बात याद रखिएगा। क्या क्या बताए हैं? इंफ्रासोनिक, जिससे सिर्फ हाथी सुन सकता है और इसका फ्रीक्वेंसी होता है 20 हर्ट्ज से कम। ऑडिबल, जिसे मनुष्य सुन सकते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। और अल्ट्रासोनिक, जिसका फ्रीक्वेंसी होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, जिसे चमगादड़ सुनते हैं। ठीक है। तो हमसे पूछा है हवा में ध्वनि की गति अधिक हो जाए तो इसे किस रूप में जानेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुपरसोनिक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइंस्टीन का विशेष सापेक्ष का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? अब आइंस्टीन जो है विशेष सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे, वो किस साल में दिए थे? सीधा हमसे ये पूछा गया है। तो 1905 में दिया गया था ये सिद्धांत। ठीक है। विशेष सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है, 1905 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जो क्वेश्चन में समझाना होगा हम पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझाएंगे, और जो याद करने वाला रहेगा तो उसे तो आप लोग को याद ही करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहते हैं? अब किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहते हैं, तो हम इसके लिए 2 लाइन लिखा देते हैं, और 2 ही क्वेश्चन इससे बनता ही है, और अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन क्या बनता है। हम लिखवा देते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। देखिए जो होता है यौगिक, 2 लाइन ही लिखवाएंगे। यौगिक का सबसे छोटी इकाई, ठीक है, और एक इसका लिखवाएंगे, और एक होता है अणु का सबसे छोटी इकाई। ठीक है, ये 2 ही क्वेश्चन पूछते हैं। इसका देखिए, जब यौगिक का सबसे छोटी इकाई पूछे तो हो जाएगा अणु, और अणु का सबसे छोटी इकाई पूछे तो हो जाएगा परमाणु। ठीक है, परमाणु। ठीक है, तो यौगिक का पूछे एक ये हो गया, एक ये हो गया। यही 2 क्वेश्चन पूछता है कि यौगिक का सबसे छोटी इकाई तो अणु, और अणु का सबसे छोटी इकाई तो परमाणु। और अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, यौगिक का सबसे छोटी इकाई पूछता है तो परमाणु लिख देते हैं, और अणु का सबसे छोटी इकाई पूछते हैं तो सॉरी ऐसे नहीं पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं कि यौगिक का सबसे छोटी इकाई तो परमाणु टिक करके चले आते हैं। सीधा बात यही होता है। ठीक है, यौगिक का सबसे छोटी इकाई पूछता है तो परमाणु टिक करके चले आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को लगता है कि परमाणु ही सबसे छोटी इकाई होती है, इसलिए वो परमाणु टिक कर चला आता है। लेकिन अगर यौगिक का पूछे तो अणु टिक करना है, और अणु का पूछे तब परमाणु टिक करना है। इसमें सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु, ये सही बात है, लेकिन यौगिक का पूछे तब यौगिक का हो जाएगा अणु। ठीक है, तो हमसे यहाँ यौगिक का पूछा गया तो यौगिक का हो जाएगा अणु। ये 2 लाइन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की सामान्यता स्पंदन दर मतलब पल्स रेट क्या होती है? जो पल्स रेट मतलब जो होती है मनुष्य की, वो होती है 70 से 80। वैसे तो 72 बोला जाता है, लेकिन एक रेंज दिया गया है तो इसीलिए 70 से 80 बीट्स प्रति मिनट बोल सकते हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे 72 बोला जाता है, कई जगह 72 लिखा रहता है, लेकिन 70 से 80 हम रेंज दिया गया इसलिए ऐसा मार दिया। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है? अब देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम होता है किस पे लागू करता है? वो लागू करता है वस्तु का किसी भी युग में रहे ना, किसी भी वस्तु का युग में रहा तो उस पर लागू कर सकता है। और जो सार्वभौमिक ये सार्वभौमिक का जो ये क्या बोलता है वैल्यू जो होता है, वैल्यू कितना होता है पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए। सार्वभौमिक है, जैसे हम फोर्स, 2 वस्तु के बीच में फोर्स कैसे निकालते हैं? कैपिटल जी M1 M2 बाय R² लिखते हैं ऐसे। तो देखिए ये जो कैपिटल जी है यही है सार्वभौमिक। ठीक है, तो अब जब कैपिटल जी को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू R² बाय M1 M2। ठीक है, फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, और R² को मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये M1 M2 क्या है? ये M1 M2 क्या है? ये द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान टू द पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सार्वभौमिक का जो ये मतलब यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो यही होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसका अगर मान पूछे तो मान हो जाएगा, जी का मान पूछे तो 6.67 इंटू 10⁻11, और इसका साथ में मात्रक भी लिख देंगे। न्यूटन अभी निकाले हैं जो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मान। कभी कभी ये भी पूछ लेता है। ठीक है, और स्मॉल जी का मान याद रखिएगा, वहाँ पे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज करते हैं, लिखा रहता है कैपिटल जी और वो स्मॉल जी का मान लिखकर चले आते हैं। स्मॉल जी का मान ये होता है, कैपिटल जी का मान ये होता है। ठीक है, दोनों में अंतर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? अब रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है तो गुरुत्वाकर्षण जो होता है रासायनिक प्रतिक्रिया थोड़ी ना होता है। अब मान लीजिए कोई फल को गिराए पृथ्वी पे, तो क्या रासायनिक परिवर्तन हो गया? फल क्या कुछ और बन गया? तो ऐसा तो कोई बात नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो प्रतिक्रिया नहीं है, तो गुरुत्वाकर्षण जो होगा वो रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण डैश। अब हवा के कण हमसे पूछा है कि किस दिशा में कंपन करेगी। तो हम कई बार आपको बताए भी है, चलिए एक बार और बता देते हैं कि जो तरंग होता है वो दो प्रकार का होता है। तरंग कितना प्रकार होता है? एक होता है अनुदैर्ध्य और एक होता है अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुदैर्ध्य जो होता है उसका जो कंपन का दिशा होता है, जैसे स्प्रिंग में देखेंगे ऐसे बना देते हैं, ये अनुदैर्ध्य ऐसे होता है और अनुप्रस्थ जो होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ में जो कण होता है, देखिए अब ऐसे जा रहा है, मतलब क्या ऐसे जा रहा है, पहले अनुप्रस्थ को समझ लीजिए। देखिए इसमें कण है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है, मतलब जैसे यहाँ पे कण होगा तो कण ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, मतलब ऐसे। यहाँ देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है इसमें कण। लेकिन इसमें कण कैसे होता है? अब अनुदैर्ध्य में कैसे होता है? जैसे मान के चलिए यहाँ पे कण है, स्प्रिंग का बीच में कण है, स्प्रिंग को दबाएंगे, स्प्रिंग कैसे होगा? ऐसे दब के फिर छोड़ेंगे, जैसे ऐसे आएगा, फिर वापस ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे दबाएंगे फिर वापस आ जाएगा। मतलब इसमें कण कैसे हो रहा है? ऐसे 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 हो रहा है, लेकिन इसमें ऊपर नीचे हो रहा था और इसमें ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ध्वनि तरंग जो होता है वो अनुदैर्ध्य तरंग का ही एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखिए कि जब यहाँ ध्वनि स्रोत है ये, अब यहाँ से ध्वनि निकला तो ये कण अपने पास के कण को टक्कर मारेगी, तो ये कण अपने पास के कण को टक्कर मारेगी, ये कण अपने पास के टक्कर मारेगी। तो जब ये कण जो है एक दूसरे अपने आसपास के मतलब पास के कण को टक्कर मारेगी तो क्या होगा? एक जगह कण ज़्यादा हो जाएगा, एक जगह कण कम हो जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे कण आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, फिर यहाँ कम नज़र आ रहा है, फिर यहाँ ज़्यादा, फिर यहाँ कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, मतलब ऐसे ही करके ध्वनि ट्रैवल करती है। तो मतलब यही हो गया कि जो तरंग प्रसार की दिशा है, कंपन किधर हो रहा है? इधर हो रहा है कंपन। और जो ध्वनि का जो कण है, कण भी इसी ओर में कंपन कर रही है। लेकिन इसमें क्या होता है? लंबवत, मतलब तरंग तो जा रही है ऐसे, तरंग जा रही है ऐसे, लेकिन कण क्या है? इसके लंबवत मतलब 90 डिग्री ऐसे 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 करके इसमें कण ट्रैवल कर रही है। लेकिन इसमें क्या है? तरंग भी जा रही है इधर और कण भी इधर ही जा रही है। तो इसमें कंपन की दिशा जो है सेम है। ठीक है, तरंग प्रसार की दिशा तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करती है। ठीक है, अब देखिए इसमें कंपन नहीं हो रही है, कंपन तो हो ही रही है, कंपन करते हैं, लेकिन इसकी निश्चित दिशा नहीं है। इसकी निश्चित दिशा तो है, इधर ही तो जा रही है, तो ये भी नहीं होगा। तरंग प्रसार की दिशा लंबवत तो होता है अनुप्रस्थ में, क्योंकि तरंग ऐसे जाती है और कण ऊपर नीचे मतलब लंबवत जाती है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि ध्वनि के बारे में पूछा, ध्वनि जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और देखिए एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें कि जहाँ पे ज़्यादा कण है उसको क्या बोलते हैं? संपीड़न। यहाँ लिख देते हैं, जहाँ घनत्व ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे संपीड़न। और जहाँ घनत्व कम होगा उसको बोलेंगे विरलन। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अणु का गठन करने वाला परमाणु की संख्या को कहते हैं। तो अणु का जो गठन करता है उसको क्या कहते हैं? उसको परमाणविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अभी ऊपर के क्वेश्चन में बताए थे कि यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु होती है और अणु की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। तो अणु का गठन करने वाला परमाणु की संख्या को परमाणविक संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। अब परिसंचरण तंत्र मतलब क्या? रक्त से संबंधित कुछ होगा, हृदय से रक्त से संबंधित होगा। तो देखिए उससे गलत पूछा हमसे, गलत है, सत्य नहीं है मतलब गलत है। तो देखिए रक्त लाल संवहनीय उत्तक होता है। हाँ, रक्त तो लाल संवहनीय होता है, ये तो सही है। तो हमसे पूछा गया गलत, तो ये तो सही है, तो इसको नहीं करेंगे। वैसे सही है लेकिन आंसर के लिए सही नहीं है ये। ठीक है, एक व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होती है। हाँ सही है, ऐसे ही होता है। 5-6 लीटर ऐसे होता है, 5-6-7 ऐसे भी लिखा जाता है, तो ये भी सही है। मानव रक्त रुधिर कणिका आरबीसी का जीवन काल 115 से 120, हाँ वैसे 120 दिन लिखा जाता है, लेकिन ये भी सही है। लेकिन देखिए
ये सब थोड़ा बहुत आप लोगों को गलती लगता भी होगा, तो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे प्रश्नों में करते हैं क्या, हम लास्ट तक ऑप्शन को पढ़ते हैं। लास्ट तक ऑप्शन को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि चलो ये मानते हैं 5 से 6 है, लेकिन यहाँ 6.8 लिख दिया है। यहाँ पे 120 दिन पढ़ते हैं, यहाँ 115 से 120, लेकिन अगर लास्ट ऑप्शन तक जब पढ़िएगा तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि हाँ इसे टिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे यह शरीर के भार के लगभग 17 से 18% होता है। ये देखिए कि जो रक्त होता है शरीर में वह लगभग 7 से 8% ही माना जाता है, 7 से 7% माना जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे चलेगा, रेंज है तो दिया है तो चलेगा। यहाँ भी एक रेंज में है थोड़ा बहुत इधर उधर, तो ये भी चलेगा, लेकिन यहाँ 17 से 18% ये बोला गया शरीर के भार का 17 से 18% रक्त होता है, लेकिन होता कितना है, 7% होता है। तो सबसे ज़्यादा गलती तो हमको यही लग रहा है ना। ये सब तो चलेगा, 5 से 6 7 भी कहीं कहीं लिखा जाता है तो उसी रेंज में आता है। ये 120 दिन लिखा रहता है तो चलो ये भी चल सकता है। लेकिन देखिए जब शरीर में रक्त की जो परसेंटेज होती है शरीर का भार का वो 7% होता है, और यहाँ पे लिख रहा है हमसे 17 से 18%, तो ये तो काफ़ी ही मतलब रेंज ही में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है, मतलब सुनने योग्य नहीं है। अब किस आवृत्ति की जो साउंड होती है वो मनुष्य को सुनने योग्य नहीं होती है। तो देखिए कि हम शायद पहला या दूसरा ही क्वेश्चन में बताए थे इंफ्रासोनिक, ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक ये सब के बारे में। तो हम बताए थे कि 20 हर्ट्ज से लेके जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज तक होता है, यही फ्रीक्वेंसी का जो तरंग होता है, ध्वनि तरंग होता है, उसको मनुष्य सुन सकता है। तो देखिए कि ऑप्शन में क्या क्या दिया, 18,000 इस रेंज में नहीं आता है, 20 से लेके 20,000 का बीच में नहीं आता है। 18,000 तो आता है, 100 नहीं आता है, ये भी आ जाएगा 20 से लेके 20,000 के अंदर। 20,000, हाँ 20,000 तक तो सुन सकते हैं, तो ये भी आ गया। लेकिन क्या 22,000 आता है, 22,000 इस रेंज में आएगा, 20 से लेके 20,000 के अंदर 22,000 आएगा, नहीं आएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी का जो तरंग होगा, ध्वनि तरंग होगा, उसको मनुष्य नहीं सुन सकता है। हमसे पूछा भी गया है कि नहीं सुन सकता है, श्रव्य नहीं है। तो देखिए 20 हर्ट्ज से कम का फ्रीक्वेंसी हाथी को सुनाई दे सकता है। ठीक है, अब 20 से लेके 20,000 तक का फ्रीक्वेंसी वाला साउंड मनुष्य सुन सकता है, और 20,000 से अधिक का साउंड जो होता है उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं, उसको चमगादड़ लोग सुन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का वाष्पीकरण होता है। अब पूछ रहा है कि जल का वाष्पीकरण होता है, तो जल का वाष्पीकरण किस बिंदु पर होता है, हिमांक बिंदु पे? हिमांक बिंदु पे तो नहीं होगा, संगलग्न तापमान पे, और क्वथनांक बिंदु पर, समस्त तापमान पर। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वथनांक बिंदु टिक करके चले आते हैं। हम एक बात बताते हैं, मान लीजिए कि कोई तालाब है, ठीक है, कोई तालाब है, इसमें पानी है, तो इसमें क्या क्वथनांक, जब सूर्य की किरण होती है तो दिन में भी तो इसमें से वाष्पीकरण होते ही रहता है, इसका पानी गर्म होकर तो उठते रहता है। तो क्या इतना तापमान आ जाता है, क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है दिन का तापमान? नहीं होता है। लेकिन देखते हैं कि ये इसमें का तालाब का पानी हमेशा ही इसमें से उड़ते रहता है, मतलब तापमान हमेशा, मतलब रात में नहीं, दिन में जब तक सूर्य रहता है तो सूर्य का टेम्परेचर तो 100 तक जाता नहीं है, पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना डिग्री जब जाता ही नहीं है, सभी तापमान पे उड़ते ही रहता है, तो हम इसको हिमांक बिंदु तो बोल नहीं सकते, समस्त तो, और क्वथनांक भी नहीं बोल सकते, समस्त तापमान बोलेंगे। समस्त मतलब सभी तापमान पर, मतलब वाष्पीकरण होती है सभी तापमान पे। ठीक है, चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, मतलब सिर्फ टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात में हो, रात में वाष्पीकरण नहीं होता है, दिन में होता है टेम्परेचर है तो। क्वथनांक बिंदु भी नहीं बोलें, क्वथनांक बिंदु तो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या 100 डिग्री होगा तभी वाष्पीकरण होगा, उससे पहले नहीं होगा? उससे पहले भी वाष्पीकरण होता है। ठीक है, तो समस्त तापमान पर, मतलब सभी तापमान पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश उत्सर्जन डायोड एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है।
जैसे टेलीविज़न डैश छोड़ती है। अब टेलीविज़न से कौन सा तरंग मतलब निकलती है, वो डायरेक्ट पूछा गया है, इतना लंबा झूठ-मूठ का लिख दिया है। बस सीधा क्वेश्चन है कि टेलीविज़न से कौन सा रे निकलती है, तो टेलीविज़न से रेडियो तरंग निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था। अब पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण आयोजन कब किया गया था, हमसे ये पूछा गया है। तो 1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य है। अब नाभिकीय रिएक्टर मंदक का कार्य क्या होता है, वो हमसे पूछा गया। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का जो कार्य होता है, न्यूट्रॉन को धीमा करना। क्या होता है, न्यूट्रॉन को धीमा करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। अब एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। अच्छा से याद रखिएगा। ठीक है, 10⁻12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फास्फोरस की परमाणविकता होती है, परमाणविकता होती है। तो देखिए कि परमाणविकता मतलब क्या होती है, अणु को, मतलब देखिए इसका हम कुछ लिखवाते हैं कि देखिए अणु को बनाने में प्रयुक्त परमाणु की संख्या, सीधा इतना ही होता है, परमाणु की संख्या। अणु को बनाने में जितना परमाणु लगा है ना, बस उसी को बोलते हैं परमाणुकता। ठीक है, तो देखिए कि ये चार तरीका से बनता है। देखिए एक परमाणुक, हम एक एग्जाम्पल लिखवा देते हैं। एक परमाणुक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आर्गन, हीलियम। ठीक है, द्विपरमाणु का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द्विपरमाणु का एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, त्रिपरमाणु का क्या हो जाएगा, ओजोन, O3 से जिसको लिख देते हैं। और चतुर्थ परमाणु का क्या हो जाएगा, फास्फोरस। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है फास्फोरस की परमाणुकता होती है। अब फास्फोरस की परमाणुकता कैसे कितना होती है, तो देखिए यहाँ पे फास्फोरस की जो परमाणुकता है वह 4 है। ठीक है, 4 होती है। ठीक है, ये सब याद रख लीजिएगा, और भी होता है। ठीक है, फास्फोरस का 5 भी होता है। ठीक है, ये सब भी होता है, लेकिन ऑप्शन में 4 ही दिया गया है। देखिए जैसे एक परमाणुकता पूछे तो मतलब जो इनर्ट गैस है वो सब हो जाएगा, ग्रुप 18 के जितना तत्व है वो, जैसे आर्गन, हीलियम, ये सब। द्विपरमाणुकता ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। त्रिपरमाणुकता ओजोन, O3 जिसको बोलते हैं। और चतुर्थ परमाणुकता हो जाएगी फास्फोरस। ठीक है, तो हमसे फास्फोरस का ही पूछा गया है, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल से डीजल, मिट्टी के तेल आदि का पृथक्करण। अब देखिए पेट्रोल से डीजल और मिट्टी का तेल को अलग करना क्या कहलाता है, मतलब किस तरह से, मतलब इसको अलग कर सकते हैं, पेट्रोल से डीजल या मिट्टी का तेल को कैसे अलग किया जाता है। तो देखिए होता क्या है, तो देखिए पेट्रोल और डीजल या मिट्टी का तेल दोनों घुलनशील पदार्थ है, घुलनशील द्रव है ना दोनों। तो देखिए यही होता है कि जब दो घुलनशील द्रव का लिखवाते हैं, देखिए 2 घुलनशील द्रव का क्वथनांक के मध्य 25 डिग्री सेंटीग्रेड का, एक मिनट, क्वथनांक ऐसे मत लिखिए क्योंकि इसमें तो अंतर होता है। दो घुलनशील द्रवों के मध्य 25 डिग्री, दो घुलनशील द्रव का क्वथनांक के मध्य, ऐसे लिख के मध्य 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का तापांतर
तापांतर हो तो उसे, अगर दो घुलनशील द्रव के क्वथनांक के मध्य 25 डिग्री से अधिक का तापांतर हो, मतलब 25 डिग्री से अधिक का तापांतर हो, तो उसे किस विधि द्वारा अलग करते हैं? प्रभाजी विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, ठीक है, आसवन द्वारा। याद रखिएगा, सही से लिख नहीं पाए हैं। दो घुलनशील द्रव का क्वथनांक के मध्य 25 डिग्री से अधिक का तापांतर हो, 25 से अधिक, मेन पॉइंट याद रखिए कि 25 डिग्री से अधिक का तापांतर हो, अधिक का, तो उसे किस विधि द्वारा अलग करते हैं? प्रभाजी आसवन द्वारा, ठीक है। इतना समझ गया कि दो घुलनशील द्रवों के क्वथनांक के मध्य 25 डिग्री से अधिक का तापांतर हो, मतलब जैसे कि मान के चलिए कि किसी एक वस्तु का क्वथनांक है 25 मान लीजिए, और किसी दूसरे वस्तु का क्वथनांक है 50 नहीं 75 मान लीजिए। अब दोनों का क्वथनांक के बीच का अंतर क्या हो गया? 50, मतलब ये 25 से अंतर है, 25 से अधिक है ना। बस यही कहने का मतलब है कि दो घुलनशील द्रवों के क्वथनांक के मध्य 25 डिग्री से अधिक का अंतर हो तो उसे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं, ठीक है, जब 25 से अधिक का अंतर हो, ठीक है। और यहीं पे अगर 25 से कम का अंतर हो तो उसे साधारण आसवन द्वारा अलग करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो हम पेट्रोल और जो डीजल या मिट्टी का तेल होता है उसके क्वथनांक के मध्य का अंतर जो होता है 25 से अधिक होता है, और 25 से अधिक होता है तो उसको किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? प्रभाजी आसवन द्वारा। अगर कम रहता तब साधारण आसवन द्वारा करते, लेकिन कम तो होता नहीं, 25 से अधिक होता है, इसलिए प्रभाजी आसवन द्वारा उसको अलग करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी का शुद्धिकरण होता है, पानी का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? तो पानी का शुद्धिकरण निस्पंदन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? निस्पंदन द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैस का सीधे ठोस में बदलना। तो देखिए, जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन होता है, मतलब जैसे लिक्विड से अगर हम गैस बनाते हैं तो कैसे होगा? इवेपरेशन के द्वारा। यहाँ देखिए, ऐसे ही हमसे पूछा गया है कि गैस से सीधे ठोस, तो गैस ये रहा और ठोस ये रहा। गैस से ठोस बनाने के लिए देखिए एरो का निशान देखिए यहाँ किसके द्वारा हो रहा है? डिपोजिशन के द्वारा। किसके द्वारा? डिपोजिशन के द्वारा, ठीक है। और यही हमसे अगर पूछता कि ठोस से गैस बनाना हो, तो किस विधि द्वारा बनता है? तो देखिए ऊपर के और चिन्ह है एरो का, जो सब्लिमेशन को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जो कपूर को जब जलाया जाता है तो देखे होंगे कि कपूर क्या लिक्विड फॉर्म में आता है? नहीं आता है, वो डायरेक्ट सॉलिड रहता है, और जब जलाते हैं तो डायरेक्ट गैस बन जाता है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कपूर को जलाना कपूर जो होता है, ऐसे पूछता है कि ठोस का सीधा गैस में परिवर्तन किस विधि द्वारा होता है? तो ऊर्ध्वपातन। लेकिन हमसे यहाँ उल्टा पूछा है कि गैस का सीधे ठोस में बदलना, तो डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र के पानी से प्राप्त होता है। अब समुद्र के पानी से क्या प्राप्त होता है? सोडियम, नमक प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसे नमक भी कभी कभी ऑप्शन में लिखा जाता है नमक, ठीक है। सोडियम प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।